नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अंशु प्रिया है और इस बार की सिविल सेवा परीक्षा में मैंने ऑल इंडिया रैंक 16th प्राप्त की है। आज डीकेटी के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के समक्ष अपनी ब्रॉड स्ट्रैटेजी और अपने ऑप्शनल की भी स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहूँगी। तो मेरा जो ऑप्शनल है वो मेडिकल साइंस रहा है और मैंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। उसके बाद मैं कुछ समय तक बाकी हॉस्पिटल्स में भी कार्यरत रही हूँ, जिसके बाद मैंने इस परीक्षा की तैयारी शुरू की। इस परीक्षा में यह मेरा तीसरा प्रयास था। तो अपने ग्रेजुएशन के सेकेंड या थर्ड ईयर से आप इस एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। जब आप तैयारी शुरू करें तो एनसीईआरटी पे फोकस रखें। 6 to 12th की जो एनसीईआरटीज़ हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। अगर समय के अभाव के कारण आप 6 to 12th सारी ना कर पाएँ तो एटलीस्ट 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटीज़ को ज़रूर करें। स्पेशली ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी की एक एनसीईआरटी एंड उसके अलावा जो है आपकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो मैंने बता ही दिया। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी, आई थिंक ये जो 3 एनसीईआरटीज़ हैं और साथ में जो पॉलिटी की एनसीईआरटी है, अगर आप उसे करेंगे तो आपका जो बेसिक है वो अच्छा हो जाएगा। एक बार आपका बेसिक अच्छा हो गया तो उसके बाद जो मेन किताबें हैं हमारी, आप उस पे जाएँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो सोर्सेज़ हैं वो ऑलमोस्ट हम सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता होती हैं। तो सोर्सेज़ के बारे में मैं बाद में डिटेल में एक स्ट्रैटेजी आपके सामने रखूँगी। जीएस पेपर्स की तैयारी करने के समय पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उत्तर लिखना, यानी कि आंसर राइटिंग करना। तो आंसर राइटिंग मैंने डे 1 से नहीं स्टार्ट की। पहले मैंने 6-7 महीनों तक अपना बेस बिल्ड किया। जब मुझे सारे सब्जेक्ट्स के बेसिक नॉलेज हो गए उसके बाद मैंने आंसर राइटिंग स्टार्ट की। मैं कभी दिन में 1 या 2 क्वेश्चंस जो हर रोज़ लिखने की एक काफ़ी शैली है, मैं वो नहीं करती थी। तो मैं जैसे कि मैंने 15 डेज़ तक ज्योग्राफी या इकोनॉमी या पॉलिटी कुछ पढ़ा, तो आफ्टर 15 डेज़ मैं प्रीलिम्स का भी टेस्ट देती थी और मैं मेंस का भी टेस्ट देती थी। प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो समय है उसमें मैंने फुल लेंथ मेंस के टेस्ट पे ज़्यादा फोकस किया और मुझे लगता है कि चूँकि मेरी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो जीएस में काफ़ी अच्छी थी, तो मुझे उसका फ़ायदा मेन एग्ज़ाम में भी दिखा। एग्ज़ाम्स में सबसे ज़रूरी ये है कि आप अपने चारों जीएस के पेपर्स, ऑप्शनल के पेपर्स को समय पे कंप्लीट करें और आप समय पे कंप्लीट तभी कर पाएंगे जब आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की हो। जीएस के बाद जो एसे है, इस बार एसे दोनों ही फ़िलॉसफिकल टॉपिक्स पे थे, थोड़े एब्स्ट्रैक्ट से थे। तो एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अब जो है एसे में जीएस का जो टॉपिक है उसके एसेस कम आते हैं और जो एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स हैं उस पे ज़्यादा एसेस आते हैं। तो आप एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स को लिखें और मैंने 10 से 12 एसेस की प्रैक्टिस करी थी, तो मुझे लगता है कि आपको भी 10 या 12 एसे को लिखना चाहिए। उसमें एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स को ज़्यादा लिखना है। उसके अलावा जो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो मेडिकल साइंस है। हालांकि मेडिकल साइंस एक कठिन ऑप्शनल है और इसमें नंबर उतने नहीं मिलते। इसकी तैयारी भी काफ़ी एक्सक्लूसिव होती है जिसका जीएस से ज़्यादा जोड़ नहीं है, ज़्यादा रिलेशन नहीं है। बट मैंने इस ऑप्शनल को इसलिए चूज़ किया क्योंकि मैंने इसकी पढ़ाई कॉलेज में करी हुई थी, मेरा बैकग्राउंड इसमें था। तो जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे उनको मैं यह मैसेज देना चाहूँगी कि ऑप्शनल में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं हैं, लेकिन जीएस, एसे और इंटरव्यू के कारण मेरी जो रैंक है वो काफ़ी अच्छी है। तो आप कृपया बैलेंस करके चलें। ऑप्शनल बहुत इम्पॉर्टेंट है पर इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप उसके लिए जीएस को इग्नोर करें। तो एक राइट बैलेंस जीएस और ऑप्शनल के बीच में बना के चलना ये बहुत ज़रूरी है। जो लास्ट का स्टेज है वो इंटरव्यू का स्टेज होता है। कई लोग इस स्टेज को थोड़ा लाइटली ले लेते हैं, पर मैंने इसकी 2 महीने बहुत अच्छे से तैयारी की थी। मैंने अपने मेंस के बाद से ही इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। उसका कारण यह है कि मेरा जो ऑप्शनल है मेडिकल साइंस, तो मुझे पता था कि उसमें बहुत हाई स्कोर करना थोड़ा मुश्किल है। तो मुझे उसके मार्क्स को लगा कि मैं इंटरव्यू में कॉम्पनसेट कर सकती हूँ अगर मैं इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करूँ तो इंटरव्यू की जो तैयारी है वो मुख्यतः आपके डैफ पे बेस्ड होती है। तो आप जब अपना डैफ देखेंगे उसमें सबसे ऊपर RFID लिखा होता है जो यूपीएससी की तरफ से आपको मिलता है। इस बार के इंटरव्यू में मेरे 204 मार्क्स हैं जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स हैं इस बार के। एंड मुझे लगता है कि बोर्ड भी काफ़ी कॉर्डियल होता है, अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो वो आपको अच्छा मार्क्स देंगे।
पर जो पूरा हार्ट एंड सोल है इस एग्ज़ाम का वो मेंस है। तो मेंस की होलिस्टिक तैयारी अगर आप करेंगे तो प्रीलिम्स और इंटरव्यू भी काफ़ी हद तक प्रिपेयर हो जाता है। तो ये जो है मेरी ब्रॉड स्ट्रैटेजी थी। अब मैं सबसे अंत में, जो सबसे नज़दीक है हमारे पास अभी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है जो कि 5 जून को है, तो जो भी लोग प्रीलिम्स का एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने वाले हैं उन सभी लोगों को मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी। और पिछले विगत 2 वर्षों से यदि हम देखें, 2-3 सालों से, तो जो प्रीलिम्स का पेपर है वो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होता है। वो पेपर हार्ड भी होता है, लेकिन आप देखें कि उसके हिसाब से कट ऑफ भी जो है वो काफ़ी कम जाता है हर साल। तो मैं सभी लोगों को ये सजेशन देना चाहूँगी कि आपने अभी तक जो तैयारी कर ली वो सफिशिएंट है। प्रीलिम्स के लिए अभी कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हो, कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्टिंग करी हो, तो उसे आप रिवाइज़ करें। और पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो हैं यूपीएससी के पिछले कम से कम पिछले 4-5 सालों के, प्लीज़ उन्हें रोज़ कम से कम 1-1.5 घंटा पढ़ें। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते, सिर्फ एक चीज़ ही करना चाहते हैं, और अगर आप मेरे से पूछेंगे तो आई विल सजेस्ट यू टू डू दी पास्ट ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। तो PYQs को अच्छे से करें, और साथ ही साथ कम से कम आने वाले कुछ दिनों में यदि आपको लगता है कि CSAT आपका कमज़ोर है तो एटलीस्ट 2020-21 ये जो 2 पेपर्स थे थोड़े डिफ़िकल्ट थे, तो इन पेपर्स को फुल लेंथ आप लगाएं। एग्ज़ाम हॉल में जब आप जाएं तो एक इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि कृपया पेपर को जज ना करें। कई बार क्या होता है कि किसी एक सेट में हमारे जो शुरू के 10 या 20 क्वेश्चंस हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, एंड वहाँ से हमारा कॉन्फिडेंस काफ़ी लो हो जाता है। तो आप किसी भी क्वेश्चन को नए तरीके से देखें। आपको 5 क्वेश्चंस अगर नहीं आते तो छठा क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल नया है। आपको आगे के 25 क्वेश्चंस नहीं आते तो 25-25 के लॉट में 100 क्वेश्चंस पेपर में डिवाइडेड होते हैं। सो इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ इनिशियल क्वेश्चंस, आप 26वें से शुरू करें। उसमें भी कंफर्टेबल नहीं है तो बीच में चले जाएं, जो 70-75 वाले क्वेश्चन हैं, या फिर लास्ट से शुरू करें। बट प्लीज़ बी वेरी श्योर कि आपको पैनिक नहीं होना है। उसके अलावा जो अटेम्प्ट की रेंज है आपकी, वो मुझे लगता है कि हर एक इंसान की वेरी करती है। वो आपने जब प्रैक्टिस किया होगा तो आपको पता चला होगा कि 80, 85, 90 कितना आपका रेंज है। मैं ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करती थी, तो मैंने अपनी दोनों प्रीलिम्स की परीक्षा में 85 से 90 के बीच में अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हुए हैं। और दोनों ही बार GS पेपर 1 जो है, और ख़ासकर इस बार के परीक्षा में मैं बहुत ही ईज़िली प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को उत्तीर्ण कर पाई। ऑल्दो जब पेपर मैंने पहली बार देखा था तो मुझे लगा था कि मुझे कुछ नहीं पता है, बट देन आई मेंटेन्ड माई काम एंड वेंट अलॉन्ग विद द पेपर। डोंट जज द पेपर एज डिफ़िकल्ट हार्ड। उस समय बैठ के कट ऑफ को स्पेक्यूलेट ना करें। पेपर जैसा है उसे अच्छे से दें। पेपर और CSAT के बीच में आप डिस्कस ना करें, यूट्यूब ना खोलें कि क्या सॉल्यूशंस बता रहे हैं। एंड अगर आप रेस्ट कर सकते हैं रेस्ट करें, या फिर थोड़े बहुत CSAT के फॉर्मूलेज रिवाइज़ करें। इस बार ऐसे में मेरे 139 मार्क्स हैं, जो कि एवरेज से अच्छे मार्क्स हैं, तो मैं उसकी डिटेल स्ट्रैटेजी प्रीलिम्स के बाद आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगी। एंड प्रीलिम्स इज़ द बिगेस्ट हर्डल। प्रीलिम्स को क्रॉस कीजिए। मेंस में जो आपकी मेहनत है वो दिखती है, उसमें उतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी नहीं है जितना कि प्रीलिम्स के लेवल पे है। बट प्रीलिम्स जो है उसको मेंटल ब्लॉक ना बनाएं ये सोच के कि बहुत कठिन है। आप आराम से जाएं, जो पेपर आता है आपको जो भी पता है अपनी स्ट्रैटेजी को वहाँ पे फॉलो करें। सो आई होप दिस शॉर्ट वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू। So before starting a detailed video on the preparation for prelims exam, if I can give you 2 to 3 broad pointers that you should keep in mind for your prelims, that would involve that you should have limited and right resources while you are preparing for your prelims exam. Secondly, it is important to limit resources and also do the multiple revisions of the similar resources. 5 to 7 revisions are adequate enough before you enter the exam hall. And the third most important thing for prelims is to analyze the mock papers that you attempt. You can do it by yourself after you solve a particular paper. I have given a detailed description of the same in the video in the upcoming section.
Otherwise, you can also do it with the help of a mentor. Whatever is convenient to you, you can choose it as per your strengths and weaknesses, and decide on how you would want to proceed with it. But the most important keyword that I would want to say is that prelims will not be only about hard work. You will have to be smart and strategize your preparation accordingly, so that you are able to improve your scores and also be able to clear the cutoff with an effective margin. तो अगर प्रीलिम्स में हम बात करें सोर्सेज की, तो मैं एक ब्रीफ आइडिया दे दूं. वैसे तो काफ़ी पुराने टॉपर वीडियोस अवेलेबल हैं जिन्होंने सोर्सेज डिस्क्राइब किया है, पर अगर मैं अपने सोर्सेज बताऊं तो हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने स्पेक्ट्रम की जो बुक आती है उसको रेफ़र किया था. और जो आपका एंशिएंट एंड मिडीवल हिस्ट्री का पोर्शन रहता है उसमें मैंने ओल्ड एनसीईआरटीज़ फॉलो करी है बाय आर.एस. शर्मा एंड सतीश चंद्रा. उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर का जो पोर्शन है उसमें नितिन सिंघानिया की बुक जो है उसको मैंने फॉलो किया. उस बुक में आपको पूरी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिलेक्टेड चैप्टर्स आपने पढ़ने हैं. जैसे कि जो फर्स्ट चैप्टर रहता है जो फाइन आर्ट्स की बुक से काफ़ी ज़्यादा कोरिलेट करता है, तो अगर आप फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग आप उस बुक से भी उस चैप्टर को रेफ़र कर सकते हैं. तो सिलेक्टिवली आप पास्ट ईयर पेपर्स को एनालाइज करके ये देखें कि किस तरीके के क्वेश्चंस पास्ट ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं, और उन्हीं क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए आप नितिन सिंघानिया बुक को रेफ़र करें. अगर हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में मैंने सिर्फ लक्ष्मीकांत की जो बुक आती है उसको रेफ़र किया था और उसी के मल्टीपल रिविजन्स किए. इकोनॉमी जो दूसरा सब्जेक्ट रहता है प्रीलिम्स में, उसमें अगेन 2 पार्ट में डिवाइडेड है. तो स्टैटिक पोर्शन के लिए तो मैंने अनुपम सर के स्मार्ट वर्क लैब्स के जो इकोनॉमी के नोट्स हैं उनको रेफ़र किया था. साइंस एंड टेक इन्वायरमेंट के लिए करंट अफेयर्स मटेरियल जो है वो मैंने विजन आईएएस का मटेरियल यूज़ किया है. इन्वायरमेंट के लिए अगर हम स्पेसिफिकली बात करें स्टैटिक पोर्शन की, क्योंकि आजकल काफ़ी सारे क्वेश्चंस स्टैटिक से भी आते हैं, तो वो एक बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने शंकर आईएएस की जो बुक आती है इन्वायरमेंट की उसको रेफ़र किया था. अगेन नितिन सिंघानिया की तरह इस बुक में भी यही है कि आपको इन एंड आउट पूरी बुक नहीं पढ़नी है. जो भी टॉपिक्स आपको लगता है कि इम्पॉर्टेंट हैं या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट हैं, स्पेशली जो लास्ट के चैप्टर्स हैं जिस तरीके से क्लाइमेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर अदर इंटरनेशनल कमिटीज़ या ऑर्गेनाइजेशंस, तो उन टॉपिक्स पे आपने ज़्यादा फोकस करना है रादर देन कि आप पूरा चैप्टर 1 से लेके लास्ट चैप्टर तक पूरी बुक को पढ़ें. उसके अलावा ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी में जो क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटीज़ हैं मैंने उन्हीं को रेफ़र किया था. अगेन फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू 11th एंड 12th में जो आपकी फिज़िकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है जो इंडियन है और जो वर्ल्ड फिज़िकल ज्योग्राफी है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन ज्योग्राफी के पोर्शन से. तो जब भी आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करें तो ध्यान रखें कि आप उस बुक पे ज़्यादा फोकस दें. जहाँ पे भी करंट अफेयर्स का रेलेवेंस है या जो भी करंट अफेयर्स मटेरियल है तो उसके लिए मैंने विजन आईएएस की मंथली मैगजीन्स को फॉलो किया है और उसको सप्लीमेंट किया प्रीलिम्स से पहले जो पीटी 365 का जो विजन आईएएस का मटेरियल आता है, बिकॉज दोनों का कंटेंट सेम ही रहता है तो मुझे लगा कि एक ही मैगज़ीन को फॉलो करना ज़्यादा बेटर होगा. नेक्स्ट सोर्सेज के बाद हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपको प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करनी है अपनी. तो प्रीलिम्स की जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, एक बार आपने अपने ये सोर्सेज डिसाइड कर लिए हैं या फिर आप इस सोर्स को रेफ़र करना चाहते हैं या किसी और सोर्स को, तो आप एक अपने सोर्सेज फाइनलाइज कर लें और उसके बाद ही प्रिपरेशन को स्टार्ट करें. प्रिपरेशन जब आप स्टार्ट करें तो आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, अगर हम फॉर एग्जांपल हिस्ट्री लें तो अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री के जो भी चैप्टर्स हैं आपने एक बार में आप उन्हें फिनिश करें और उसका एक सेक्शनल टेस्ट अटैम्प्ट करें रादर देन कि आप कोई डायरेक्ट एक फुल लेंथ टेस्ट के लिए जाएं. वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि आप एक सेक्शनल पेपर को उसमें अटैम्प्ट करें. जब भी आप सेक्शनल पेपर अटैम्प्ट करें उसके बाद उस पेपर को एनालाइज करने की कोशिश करें कि उसमें ऐसी कौन सी मिस्टेक्स थी जो आपने कमिट करी हैं. फॉर एग्जांपल अगर कोई क्वेश्चन डायरेक्टली जो जैसे मैंने स्पेक्ट्रम रेफ़र किया था तो ऐसा टेस्ट में होता था कि जो क्वेश्चन डायरेक्टली अगर स्पेक्ट्रम से टेस्ट पेपर में आया है और वो क्वेश्चन गलत है तो उस तरीके के क्वेश्चंस पे आपने ज़्यादा एम्फेसिस करना है कि जो क्वेश्चन आपकी बुक से डायरेक्ट है वो क्वेश्चन आपका गलत ना हो एग्ज़ाम में. दूसरी चीज़, टेस्ट पेपर्स साइमल्टेनियसली सॉल्व जब आप करेंगे सेक्शनल टेस्ट के साथ, उसका ये एडवांटेज होगा कि वो आपको एक आइडिया देगा कि आपने कितना थॉरोली अपने सब्जेक्ट को समझ लिया है, कौन कौन से एरियाज़ हैं जो आपको अभी भी नहीं समझ आए हैं. तो उस तरीके से आप अपने पेपर्स को या फिर अपनी प्रेपरेशन को स्ट्रीमलाइन करें. जब भी आप किसी बुक को पढ़ते हैं, स्पेशली जो लोग घर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि मैंने भी काफ़ी अपना टाइम घर से प्रिपेयर किया है,
तो अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आता है तो उसमें इम्पॉर्टेंट है कि आजकल तो बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो आप एक सिंपल जो भी टॉपिक का नाम है उसके पीछे यूपीएससी डाल के एक गूगल सर्च करें या फिर यूट्यूब पे सर्च करें, तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इनफैक्ट काफ़ी शॉर्ट वीडियोस 2 to 3 मिनट्स 10 मिनट्स के होते हैं, जिस पे आपको कोई भी टॉपिक जो हो वो आपको मिल सकता है और आप उस टॉपिक को वहाँ से समझ सकते हैं। ऑल्सो एक चीज़ जो मैं बता रही थी कि सेक्शनल टेस्ट आपने पेपर्स अटैम्प्ट करने हैं, तो इसमें एक और स्ट्रैटेजी जो मैंने इनकॉर्पोरेट करी कि आप जब पेपर करते हैं तो आप 2 तरीके से 2 सेट्स ऑफ पेपर करेंगे। जब आप पढ़ रहे हैं किसी सब्जेक्ट को तो आप साइमल्टेनियसली उसके साथ ही एक टेस्ट पेपर उठा लें। मैंने विजन आईएएस का टेस्ट पेपर जो उसके सेक्शनल टेस्ट थे उनको यूज़ किया है, वो आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ करते रहें और एक दूसरा टेस्ट सीरीज़ ले लें जिसको आप एक एग्ज़ाम के फॉर्मेट में या फिर एग्ज़ाम पैटर्न में प्रैक्टिस करेंगे। अगर मैं एक एग्जांपल से समझाऊं तो जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो अगर आप 15 डेज़ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप 15 डेज़ डेडिकेटेडली साइमल्टेनियसली चैप्टर्स जैसे जैसे आप पढ़ते रहेंगे उसके साथ ही आप अपने टेस्ट पेपर्स में से क्वेश्चन सॉल्व करते रहें और एंड में जाके जब 15 डेज़ जो 16th डे है जिस पे आपने टेस्ट अपना असाइन किया है उस दिन आप एक फाइनल टेस्ट सीरीज़ कर लें। तो जो 2 टेस्ट की मैं बात कर रही हूँ उसमें जो डेली बेसिस पे जो मैं टेस्ट कर रही थी सब्जेक्ट के साथ वो मैंने विजन आईएएस का यूज़ किया था, और जो एग्ज़ाम फॉर्मेट में जिस पेपर को मैं यूज़ कर रही थी उसमें मैंने स्मार्ट वर्क लैब्स की जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ है और उसका टेस्ट पेपर्स को मैंने यूज़ किया। जो टेस्ट पेपर्स हैं उसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगी कि कई बार ये देखते हैं हम कि स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा मॉडल आंसर्स के पीछे भागते हैं कि मॉडल आंसर बहुत अच्छा होना चाहिए या फिर उसके हम अलग से नोट्स बना लें। यहाँ पे मेरी स्ट्रैटेजी थोड़ी डिफरेंट थी। मैंने ज़्यादा मॉडल आंसर्स को ना रेफ़र करते हुए इस बात पे ज़्यादा फोकस रखा कि जो क्वेश्चंस डायरेक्टली बुक से हैं, बिकॉज आप कोई भी मार्केट में अवेलेबल टेस्ट पेपर्स अगर सॉल्व करेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस का जो भी कॉन्टेक्स्ट है या फिर जो भी थीम है वो बुक में ही दिया होता है। तो आप वापस से उसी बुक को पढ़ें, बिकॉज इसके 2 एडवांटेजेस हैं। अगर आप सेम बुक को पढ़ रहे हैं तो आप एंड में एक तो पिक्टोग्राफिक मेमोरी आप अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं, प्लस आप उस चीज़ का मल्टीपल रिवीजन कर रहे हैं। बिकॉज अगर आप बुक रेफ़र करेंगे प्लस आपके पास एडिशनल नोट्स होंगे तो वो एंड में बहुत ज़्यादा बल्की हो जाता है और पढ़ना काफ़ी मुश्किल होता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप उसी को अपनी बुक में हाईलाइट कर लें, कोई बॉक्स बना लें या फिर एक अलग से अगर कोई एडिशनल पॉइंट मिलता है तो उसको वहीं पे स्क्रिबल कर लें या स्टिकी नोट ऐड कर लें तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा रादर देन कि आप 2 या 3 सोर्सेज रखें अपने एंड में, जो कि रिविजन के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट आता है, ये तो मैंने जो आपको बताया वो स्ट्रैटेजी मोस्टली स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड है। सिमिलर स्ट्रैटेजी हम करंट अफेयर्स के लिए भी यूज़ करेंगे। करंट अफेयर्स में जो मैंने पर्सनली यूज़ किया था, मैंने सिर्फ मंथली मैगजीन्स को ही फॉलो किया था। तो मैंने विजन आईएएस की मंथली मैगजीन्स और उसको सप्लीमेंट किया था PT 365 के साथ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर्स के नोट्स बनाना भी प्रेफर करते हैं, तो अगर आपको लगता है कि आप न्यूज़पेपर के नोट्स बना के उस तरीके से करंट अफेयर्स करना चाहते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं। अगेन करंट अफेयर्स में भी इम्पॉर्टेंट है कि जो भी जिस मंथ का अगर आपने 1 मंथ की मैगजीन फिनिश कर ली है या फिर 1 मंथ का आपका न्यूज़पेपर के नोट्स रेडी हैं तो आप उनको रिवाइज़ करें और उसके बाद उसका एक टेस्ट पेपर अटैम्प्ट करें। वो टेस्ट पेपर आप फ्रीली, काफ़ी सारे मटेरियल या टेस्ट पेपर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उन रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप किसी टेस्ट सीरीज़ में एनरोल कर सकते हैं जिसमें डेडिकेटेड टेस्ट रहते हैं मंथली, तो उस तरीके से आप अपने करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी है वो है एनालिसिस ऑफ द पास्ट ईयर पेपर्स, क्योंकि काफ़ी टाइम हम देखते हैं कि जो कोचिंग इंडस्ट्री में जिस तरीके के टेस्ट पेपर्स रहते हैं या फिर मटेरियल जो मार्केट में बहुत सारा अवेलेबल है वो काफ़ी ओवरवेलमिंग हो जाता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। अननेसेसरी इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है जो कि यूपीएससी के डिमांड से इतना अलाइन नहीं करता है। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ सिर्फ टेस्ट सीरीज़ पे ना फोकस करें, बिकॉज आपको इंस्टीट्यूशन के टेस्ट को इम्प्रोवाइज़ नहीं करना है अपने स्कोर को, बल्कि यूपीएससी में किस तरीके से आप अपने स्कोर को इम्प्रूव करें उस पर फोकस रखना है। तो पास्ट ईयर पेपर्स को एनालाइज करने का ये तरीका जो मैंने फॉलो किया वो ये था कि आप एक जो यूपीएससी की वेबसाइट आती है उस पे जो पास्ट ईयर पेपर्स हैं वहाँ से उन पेपर्स को डाउनलोड करें और उनका एक प्रिंट आउट निकाल लें जो ओरिजिनल पेपर्स रहते हैं। उसके बाद आप बैकवर्ड्स स्टार्ट करें। तो मेरे ओपिनियन में अगर आप 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या 23 के लिए तो आप 1 साल पीछे से स्टार्ट करें, 21 से 2019-18 में जाएं। सिमिलरली अगर मैं साइंस एंड टेक में एग्जांपल दूं तो जैसे कि ग्रेविटेशनल वेव्स है तो काफ़ी पिछले 3-4 सालों में यूपीएससी ने उस एरिया पे फोकस किया है।
तो अगर आप पास्ट ईयर पेपर्स एनालाइज करेंगे तो वो आपको न्यूज़पेपर रीडिंग में भी हेल्प करेगा कि कौन सी न्यूज़ पढ़नी है और कौन सी न्यूज़ इग्नोर करनी है। तो इस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को ज़्यादा स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं थ्रू द एनालिसिस ऑफ पास्ट ईयर पेपर्स। नेक्स्ट ये है कि जब आपने अपनी स्टैटिक करंट अफेयर्स पोर्शन को एनालाइज कर लिया है, उसके बाद आपने अपने पास्ट ईयर पेपर्स भी देख लिए हैं, तो एक लास्ट लेग ऑफ प्रिपरेशन आता है जो कि टूवर्ड्स द एंड ऑफ द एग्ज़ाम फेज़ आता है, जब आपका एग्ज़ाम 1 से 2 महीने दूर है। तो उस टाइम पे इम्पॉर्टेंट है कि आप कुछ फुल लेंथ पेपर्स को सॉल्व करें। मैंने इस अटैम्प्ट में ऑलमोस्ट 10 to 15 फुल लेंथ टेस्ट यूज़ करे थे। इसके बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे जो सेकंड अटैम्प्ट था उसमें मैंने अप्रॉक्सीमेटली 40 फुल लेंथ पेपर्स सॉल्व करे। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फुल लेंथ पेपर्स सॉल्व करना भी इतना यूज़फुल नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस कि आप उन पेपर्स को एनालाइज करें। यही मिस्टेक थी मेरे सेकंड अटैम्प्ट में कि मैं सिर्फ नॉन स्टॉप पेपर्स माइंडलेसली सॉल्व करे जा रही थी, बट कभी इस बात पे फोकस नहीं किया कि वो पेपर्स एनालाइज नहीं हो रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ द टेस्ट में मेरे स्कोर्स 90 to 100 के बीच में रहते थे, बट फोकस कभी ये नहीं था कि डिस्पाइट कि 40 पेपर्स आपने अटैम्प्ट कर लिए हैं और तभी भी स्कोर 100 से ऊपर नहीं जा रहा है, तो उसका रीज़न क्या है। मुझे हमेशा से ये लगता था कि वो एक नॉलेज डेफिसिट है, जो कि सच नहीं था, बिकॉज यूपीएससी एग्ज़ाम में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होता है, तो इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि किसी को वो सब कुछ पता हो। इम्पॉर्टेंट है कि आप पेपर्स को एनालाइज करें, सर्टेन लॉजिकल गेस वर्क पे काम करें, तो उस तरीके से आप अपने लिमिटेड नॉलेज को भी बेटर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप फुल लेंथ पेपर्स सॉल्व करें, अगेन सिमिलर ही स्ट्रैटेजी रहेगी जैसे आपने स्टैटिक पेपर्स में किया कि आप एक टेस्ट पेपर्स को सॉल्व करें। उस टेस्ट पेपर को सॉल्व करने के बाद 2 से 3 घंटे पेपर के साथ बैठें और क्वेश्चंस को एनालाइज करें कि कौन सा क्वेश्चन बुक से डायरेक्टली था जो गलत नहीं होना चाहिए था और वो गलत हुआ है। काफ़ी बार जब मैं खुद भी प्रिपरेशन में थी या अभी मैं लोगों के साथ इंटरेक्ट करती हूँ, तो बहुत स्टैंडर्ड सोर्सेज से जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि लक्ष्मीकांत से है या फिर स्पेक्ट्रम से क्वेश्चंस हैं, वो भी हम काफ़ी बार उन इजी क्वेश्चंस को भी गलत करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप पेपर्स एनालाइज कर रहे हैं तो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन के पीछे ना भागें। टेस्ट पेपर्स में यही इंपॉर्टेंट है कि जो क्वेश्चंस आप सही कर सकते थे, जो भी चीज़ आपने पहले पढ़ी थी और वो चीज़ आपके माइंड में थी या फिर आपके नॉलेज में थी, और उस तरीके के अगर क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो उन पे आप ज़्यादा फोकस करें, तो वो आपके स्कोर्स को इम्प्रूव करने में ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये तो अभी तक जितना भी मैंने आपको बताया वो मोस्टली जीएस पेपर 1 से रिलेटेड है। प्रीलिम्स का एक इम्पॉर्टेंट फेज़ है जीएस पेपर 2, जो कि सीसैट का पेपर है। इन द लास्ट 2 to 3 years हमने देखा है कि डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ दैट पेपर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, इनफैक्ट पीपल फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या फिर जिन्होंने मैथ्स भी पढ़ा है, उन लोगों के लिए भी उस पेपर को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो इसमें मेरी एडवाइस, मैं मोस्टली उन लोगों को अभी फोकस कर रही हूँ जो नॉन मैथ बैकग्राउंड से आते हैं, जिन्होंने मेरी तरह क्लास 10th के बाद शायद मैथ्स नहीं पढ़ा है। तो इम्पॉर्टेंट है कि जब आप अपनी प्रिपरेशन GS1 के लिए कर रहे हैं तो साथ साथ आप कुछ टाइम सीसैट पेपर के लिए भी डेडिकेट करें। आप आइडेंटिफाई करें कि कौन से कॉमन एरियाज़ हैं जिनसे यूपीएससी क्वांट में क्वेश्चंस पूछ रहा है, जैसे कि नंबर सिस्टम है, प्रॉफिट लॉस है, एवरेजेस है, स्पीड टाइम डिस्टेंस है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप करें। मैंने उसके लिए RS अग्रवाल की एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की एक जो बुक आती है उसको यूज़ किया था। ज़रूरी नहीं कि आप वो बुक यूज़ करें, आप कोई और बुक भी रेफ़र कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको उसमें से भी सारे क्वेश्चंस को करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बेसिक क्वेश्चंस करें जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। कुछ बेसिक सिंपल फार्मूलाज जो हैं उनको आप वहाँ से देख लें। तो उस तरीके से आप अपनी सीसैट की प्रिपरेशन करें। अगेन सीसैट में ये बात फिर से इम्पॉर्टेंट है कि जब आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, आपने कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं, तो आप कुछ क्वेश्चंस को एक टाइम बाउंड मैनर में टेस्ट की तरह भी प्रैक्टिस करें, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट कई बार इशू हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। मेरे लिए भी इशू था कि काफ़ी बार एक लंबा मेथड अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो पेपर आप टाइम से फिनिश नहीं कर सकते, एंड सीसैट में भी एक ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करना इंपॉर्टेंट है। तो उस तरीके से आप अपने क्वांट की जो प्रैक्टिस है उसको कर सकते हैं। सीसैट में अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पास्ट ईयर पेपर्स को एनालाइज करें, उनको सॉल्व करें। मेरा मानना है कि सीसैट में तो आपको इन एंड आउट सारे ही एटलीस्ट क्वांट के क्वेश्चंस तो सॉल्व कर लेने चाहिए। इसके लिए आपको स्पेसिफिकली कोई डिफरेंट क्लास या फिर मटेरियल रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है।
अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता है तो आप सिंपली क्वेश्चन को यूट्यूब पे या गूगल पे टाइप करें, उसका सल्यूशन आपको फ्रीली अवेलेबल है, तो आप वहाँ से उस सल्यूशन को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इनफैक्ट जितनी बार आप उसको दोबारा देखना चाहते हैं आप उसको उतनी बार भी फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो उस तरीके से आप अपने क्वांट के जो टॉपिक्स हैं उनको, कुछ बेसिक टॉपिक्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम में जाने से पहले। दूसरा एक एस्पेक्ट है कॉम्प्रीहेंशन का। ये हमने अभी रिसेंटली ट्रेंड में देखा है कि डिस्पाइट कि आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, आंसर की के आंसर्स काफ़ी बार मैच नहीं करते हैं जो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग रहता है अमंग द स्टूडेंट्स, या फिर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के आंसर की आते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि आप क्वांट वाले एरिया पे फोकस करें। कॉम्प्रीहेंशन के भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, बट अगर आप क्वांट को स्ट्रेंथन कर लेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा एडवांटेज है, क्योंकि मोर और लेस वहाँ पे डेफिनेट आंसर रहता है। तो उस तरीके से आप अपने सीसैट पेपर को एनालाइज करें और उसमें उसके प्रिपरेशन करें। सीसैट और जीएस जब एक बार आपने प्रिपेयर कर लिया है, आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट है, अभी हमें पता है कि 3 से 4 दिन में प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, तो एक दूसरी इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी जो प्रीलिम्स के लिए है वो ये है कि आप 3 से 4 दिन एग्ज़ाम के पहले और एग्ज़ाम के दिन किस तरीके का माइंडसेट रखते हैं। मेरे साथ ये सेकंड अटेम्प्ट में हुआ था कि बहुत ज़्यादा खुद के लिए एक प्रेशर क्रिएट कर लिया था, एक एंग्जाइटी डेवलप कर ली थी एग्ज़ाम के लिए, और उस वजह से एग्ज़ाम हॉल में परफॉर्मेंस उतने ऑप्टिमम लेवल पे नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। तो पेपर अटेम्प्ट करने के लिए जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं तो अपने आप को काम रखें, एक कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम में जाएं। 2 से 3 दिन पहले इम्पॉर्टेंट है कि जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रहती है, मोस्टली हिस्ट्री, पॉलिटी में हम देखते हैं कि काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो फैक्ट बेस्ड होते हैं, तो रिवीजन पे फोकस करें कि आप उन एरियाज़ को रिवाइज़ कर रहे हैं। इट इज़ वेरी नॉर्मल और नेचुरल कि लास्ट के 3-4 दिन में एंग्जाइटी होती है तो उतना ज़्यादा पढ़ने का मन भी नहीं करता, तो उसमें आपको प्रेशराइज़ नहीं करना है खुद को। जितना भी आप इफ़ेक्टिवली पढ़ सकते हैं और रिवाइज़ कर सकते हैं उतना आप रिवाइज़ करें। अपनी हेल्थ का इम्पॉर्टेंट उसका ध्यान दें कि अच्छा खाएं, हाइड्रेटेड रहें, स्पेशली जो लोग दिल्ली और उसके एडजेसेंट एरियाज़ में एग्ज़ाम के लिए अपेयर कर रहे हैं। तो ये अगर आप बातें ध्यान रखेंगे तो वो आपको एग्ज़ाम के दिन एक काम माइंडसेट के साथ जाने में हेल्प करेगा। जब आप एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो आप अपने सेंटर पे मेक श्योर करें कि आप टाइम से थोड़ा पहले पहुंच जाएं। आई रिमेंबर इन माई सेकेंड अटैम्प्ट देयर वाज अ स्टूडेंट जो लेट हो गई थी और शी वाज लेट बाय 5 मिनट्स, लेकिन उनको एग्ज़ाम देना अलाउ नहीं किया था। तो प्लीज़ ये मेरा कॉमन मैसेज होगा सबको कि इस तरीके की कोई मिस्टेक ना करें। अगर फीजिबल हो तो आप एक दिन पहले जाके अपना सेंटर चेक कर लें, अगर ना भी हो तो एटलीस्ट ऑन द डे ऑफ द एग्ज़ाम आप टाइम से पहले निकल जाएं और अपना एडमिट कार्ड या फिर आईडी कार्ड, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको साथ में कैरी करें, बिकॉज़ ये अननेसेसरी पैनिक एंड एंग्जाइटी क्रिएट करता है। जब आप सेंटर पे पहुँचे तो खुद पे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक सेल्फ बिलीफ रखें कि जो भी आपने प्रिपेयर किया है वो ऑप्टिमम है और उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते थे। आपने अपने 100% एफर्ट्स दिए हैं और उस बिलीफ के साथ एक ओपन माइंड के साथ एग्ज़ाम में जाएं, बिकॉज प्रीलिम्स में हमने देखा है कि काफ़ी बार क्वेश्चंस बहुत लॉजिकल गेस वर्क से भी सॉल्व हो सकते हैं, बट वो तभी पॉसिबल होगा जब आप एक काम माइंड रखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप पेपर को जज ना करें, बिकॉज 4 डिफरेंट सेट्स आते हैं यूपीएससी में। कई बार ऐसा होता है कि जो एरिया आपका वीक है, जैसे मेरे लिए इकोनॉमी थोड़ा वीक पोर्शन था, तो अगर उस तरीके के अगर कोई वीक पोर्शन है और उसके फर्स्ट 25 क्वेश्चंस आपके उस टॉपिक से हैं तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप नेक्स्ट 26th क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वहाँ से भी डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप 100th क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई सेट पैटर्न नहीं है कि आपको 1 से लेके 100 तक ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो उस तरीके से आप अपने पेपर को अप्रोच करें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ पेपर में है कि हर क्वेश्चन को उतना ही एडिक्वेट टाइम दें। ये नहीं कि आप एक क्वेश्चन में 10 मिनट स्पेंड कर रहे हैं और दूसरे क्वेश्चन को सिर्फ 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं। हर क्वेश्चन के मार्क्स सेम हैं, नेगेटिव मार्किंग भी सेम है, तो किसी भी बात को ईगो पे ना लें कि मैंने ये टॉपिक पढ़ा था, मुझे इसका आंसर आना चाहिए था। अगर वहाँ पे नहीं रिकलेक्ट हो रहा है, नहीं याद आ रहा है, तो मूव ऑन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करें कि आप उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उससे आप ये होगा कि आप जो सिली एरर्स जिनको हम बोलते हैं, आप उस तरीके की गलतियों को एलिमिनेट कर पाएंगे। एक और चीज़ कि पेपर किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, तो उसमें मेरी स्ट्रैटेजी ये रहती थी कि ऑलमोस्ट 3 राउंड्स में आप अपने पेपर को अटैम्प्ट करें। जो आपका फर्स्ट राउंड है उसमें आप मैक्सिमम क्वेश्चंस जितने भी आपको श्योर आते हैं उनको करें। फॉर एनी नॉर्मल कैंडिडेट जो भी एग्ज़ाम में अपीयर कर रहा है उसका नंबर 30 से 40 के बीच में रेंज करता है।
तो वो 40 क्वेश्चंस जब आपने एक बार अटैम्प्ट कर लिए हैं, उसके बाद आप अपना एक सेकेंड राउंड स्टार्ट करें। सेकेंड राउंड्स में आप उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें जिसमें आप एटलीस्ट 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज्ड हैं, और जहाँ पे आप एक तरीके के लॉजिकल गेस वर्क करके एक फाइनल कंक्लूजन तक पहुँच सकते हैं। लॉजिकल गेस वर्क जिसकी मैं बात कर रही हूँ, उसका मतलब ये है कि आप अननेसेसरीली किसी भी तुक्केबाजी को, जिसको हम बोलते हैं, उस तरीके की चीज़ें ना करें। जो भी आपने पढ़ा है, कुछ हिंट्स यूज़ करके जो वहाँ पे दिया हुआ है, उस इन्फॉर्मेशन को एसिमुलेट करके एक आंसर को डिराइव करने की कोशिश करें। और लास्ट होगा कि एक थर्ड राउंड में, जिसमें आपको लग रहा है कि प्रॉबेबली आप एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए हैं, तो वहाँ पे अगर 3 ऑप्शंस हैं और आपको लगता है कि आपने काफ़ी कम क्वेश्चंस अटैम्प्ट की हैं, लेट्स से आप सिर्फ 70 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पाए हैं, तो उस तरीके में अगर आप 4 से 5 क्वेश्चंस अगर और अटैम्प्ट करना चाहते हैं, तो आप वैसे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कितने क्वेश्चंस एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करने चाहिए। तो इसका डिसीजन आई थिंक हर इंडिविजुअल का डिफरेंट होता है। काफ़ी लोग 90 to 95 क्वेश्चंस भी करते हैं। मेरा रेंज हमेशा रहता था कि 85 to 90 के बीच में मैं क्वेश्चंस अटैम्प्ट करूं। आप इस डिसीजन पे कैसे पहुंचेंगे, वो तब होगा जब आप अपने फुल लेंथ टेस्ट पेपर्स जिनको आप सॉल्व कर रहे हैं, आप उसमें पहले स्ट्रैटेजी को टेस्ट कर लें कि आपके कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने पे आपका किस तरीके का स्कोर बन रहा है। अगर आपके ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने से बेटर पॉजिटिव नेट स्कोर आ रहा है, तो आप ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट करें। अगर आपके जो एक्यूरेसी है वो हाई है, तो अगर आप 80 क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट करते हैं, लेकिन आप 60 क्वेश्चंस अगर वहाँ पे सही कर पा रहे हैं, तो आप 80 क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो एक सेट नंबर दिमाग में लेके एग्ज़ाम में ना जाएं कि मुझे इतने ही क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। ये डिसीजन आप एग्ज़ाम पेपर को देख के लें, और कट ऑफ का प्रिडिक्शन ना करें एग्ज़ाम हॉल के अंदर, ये सोच के कि इस बार कट ऑफ ज़्यादा होगा, कम होगा, क्वेश्चंस ईजी हैं, डिफ़िकल्ट हैं। ये सारी बातें जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए उसके बाद भी की जा सकती हैं। तो एग्ज़ाम के 2 घंटे इस बात पे फोकस रखें कि ये टाइम सिर्फ आपका है और आपको अपना ऑप्टिमम बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। तो उससे मुझे लगता है कि आपका स्कोर इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात पेपर अटैम्प्ट करते समय वो ये है कि OMR शीट को आप किस तरीके से मार्क करते हैं। इन माई सेकेंड अटैम्प्ट ये गलती हुई थी कि मैंने एक बबल अपना गलत मार्क कर दिया था, एंड बिकॉज ऑफ दैट पैनिक मैंने उसके एडजेसेंट जो नेक्स्ट बबल था सब्सिक्वेंट क्वेश्चन का, उसको भी गलत मार्क कर दिया था। सो दैट कॉस्टेड मी 2 क्वेश्चंस। तो इस तरीके की गलती ना करें। आफ्टर एवरी 15 to 20 क्वेश्चंस या फिर लेट्स से 30 क्वेश्चंस कोशिश करें कि आप OMR भी साथ साथ भरते रहें, एंड के लिए वेट ना करें। बिकॉज कई बार अगर आप OMR कोई क्वेश्चन आपने मिस किया है और आप OMR को फ्लो में भर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप लाइन से 3-4 क्वेश्चंस गलत फिल कर दें, और आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि आप उसको अंडू कर सकें या फिर इरेज कर सकें। तो इस तरीके की गलती अगर आप अवॉइड करेंगे तो वो आपके मार्क्स को इम्प्रूव करने में डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। This was my third attempt, and I was actually able to clear prelims comfortably in all of these 3 attempts. So I would like to provide some pointers on how exactly to do that, and some of the tips which actually helped me to achieve good marks in prelims in each of these 3 attempts. So first of all, what I would like to say is that syllabus is key. Like, there is no substitute for that. UPSC provides a very specific and very clear syllabus for prelims, and we need to cover that succinctly. Like, there are often these schools of thought that there are some tips and tricks, some hacks which will get you over the top. But the thing is, UPSC is often unpredictable. Like, for example, if you look at this year's paper, we can see that there were some 6-7 questions which followed a drastically different pattern. And last year there were 3 sports questions which came out of nowhere. So since UPSC often springs such surprises, what I would recommend is do not depend on hacks too much. There are definitely some tips and tricks which can help you to perform well, and I will touch upon that later. But prior to that, as a foundation, make sure you are covering your syllabus well. And coming to the syllabus details, we know that there are 2 aspects to it. There are current affairs and there are GS topics, general studies topics. So what I would recommend is for both the GS topics as well as for current affairs topics, proper regular revision is what will distinguish you from the average aspirant. So coming to current affairs preparation, what I used to do is I used to read one newspaper daily. I used to follow the Hindu, and I used to read that regularly. And while that's the foundation of current affairs prep, that alone will not be sufficient. So what I would recommend is keep revising this current affairs regularly. I used to do regular monthly revisions using Vision IAS monthly material, and
just in the weeks before prelims, I also used to revise using the PT 365 and other yearly current affairs compilations that will be provided by various institutes. So what I would recommend is make sure you are allocating a daily target, a daily amount of time for current affairs, and you are properly following the current affairs of the day during that time slot. And another thing is you should learn to read the newspaper selectively. Like not everything in the newspaper is important. So develop that skill of selectively reading the newspaper and regularly revise these topics using monthly compilations and yearly compilations. So that would be the foundation of current affairs prep. And when it comes to GS, make sure that you are making a small and manageable book list. What aspirants often do is that they refer multiple standard books for each GS topics, and that takes up a lot of time. Remember that every aspect of preparation is important. You have to cover current affairs, you have to cover the GS topics in adequate depth, you have to make sure that you have covered your optional adequately and revised it in the available time. So given the time constraints, do not go for too much books. Refer the various parts of the syllabus, identify good standard books for each of those. For example, for history, I used to follow the Spectrum book for modern history and old NCRTs, essentially books by R.S. Sharma and Satish Chandra for ancient and medieval history. So similarly, there are famous standard books that are often followed by the aspirant community. Every topper will be providing his or her book list. Even I have provided my own book list in my Telegram channel. So you can refer to all of those. So based on your interest, based on referring to all these various book lists, make sure that you are following a book list which is manageable, which is covering the entire syllabus, and at the same time is not too unwieldy, which is not taking up too much of your time. So those are the fundamentals when it comes to choosing a book list and covering the syllabus. And as I said earlier, just covering the syllabus won't be enough. Make sure you are providing adequate time for revision. Like if I can provide a brief timeline, what I would recommend is try to cover the basic GS topics, the basic standard books at least once before the month of November or the latest by December. And then in the months of December, January and February, try to cover one quick revision of these topics and try to make notes. If you are good at note making concise notes will help you a lot in the weeks before prelims or in the weeks before mains. Like revising all the entire standard book might not be very feasible in that point. So having good notes can be very helpful. If you are not that good at note making, following the ready-made notes from various institutes or even following the toppers notes from reputed toppers can also serve as a substitute to that. So as I was saying earlier, try to complete the first round by November and try to use the remaining next 3 months, December, January and February, to do a quick revision, and then the last 90 days before prelims, that is the months of March, April and May. In that period, make sure you are doing very prelims oriented revision. There will be mains only topics like post-independence history and world history, and also the entire optional syllabus, which is not very relevant for prelims. So in the last 90 days before prelims, make sure you are focusing solely and only on subjects that are very specific to prelims. And while we have covered the content part here, content alone won't get you through prelims. In the first round, I used to mark all those questions which I was really confident about, which as I said earlier used to come to below 50. And then in the second and third rounds, I used to use various elimination tactics and logical reasoning to increase my number of attempts to over 90. In my latest attempt, I actually marked 97 questions. And that's something I would actually recommend. Because if we take the threshold as around 100, if we are only marking 50 questions, we'll have to get all those 50 questions correct to close the threshold. And we know that that's a bit impractical. But if you are marking 90 questions, we only need to get 60 of those correct. The 60 correct questions will get you 120 marks, and the remaining 30 wrong questions will take that down by 20 marks, but you will still have 100 marks, and that will be over the threshold. So when you are making more attempts, when you are attempting 90 plus questions, you will have an increased margin of error. And so you will have more rooms for using your logical reasoning skills, using your elimination skills to arrive at the answer, even if you do not know the precise answer. And what I would recommend is, you need to spend some time on honing these skills. You can actually join a prelims test series right now, or at least by the time of December, you should join a proper prelims test series and you should follow it kind of religiously. Because regardless of how well your content is, these elimination tactics, time management and similar skills that you need to develop in solving MCQs is what will get you over the threshold. That's what has worked for me, and that's what works for every topper. So make sure you are joining a good test series and you are taking it seriously. What often happens is that especially when the test series is online, aspirants do not take it seriously enough. They just go through it casually, they attempt the questions, but they do not care about time management, they do not care about the rounds based approach, and that often backfires at the end. So what I would recommend is,
from your very first prelims test series, make sure you are taking it seriously. Make sure you are doing it in the exact same way that you would do it in the actual prelims exam. And when it comes to my prelims attempts, there were some things which I used to follow rather strictly. One is following a rounds based approach. Rather than haphazardly spending a lot of time on every question chronologically, in my first round I used to seek out the easy questions and attempt them, and then in the later rounds I used to come to the more difficult questions, and based on the time left I was able to allot time to them more scientifically. And time management is very key to our prelims preparation. We know that we only have 2 hours to do 100 questions, so we have around slightly over a minute for each question. So in our first round, if we use our time properly, we will be able to save some time, and that time can actually be spent on the more difficult questions later. So make sure you are wearing a watch, make sure you are using it properly, and make sure you are following a rounds based approach when it comes to attempting the paper. And these things won't come naturally to you, so practice this when you are doing the prelims mock test, so that when it comes to the actual exam, this comes as a nature of habit to you. You won't even have to think about it. Once you get the paper, you will naturally be doing a first round of easy questions, and then you will be moving on to more difficult questions. You will be checking the time regularly. You will automatically be calculating the amount of time left, and so the amount of time that's available for each question. This will all come properly to you if you are practicing it properly, even during the time of your mock test. So finally, let me come to some pointers which have helped me a lot in gaining a few extra marks in prelims. One is doing a proper PYQ analysis. Like before studying any subject, what I would recommend is take a look at the prelims PYQs of that topic, so that you will be able to identify the areas where UPSC puts more priority on. For example, when it comes to ancient and medieval history, we can see that there is a lot of focus on chronology, and there is also a lot of focus on terminology. Like UPSC often takes these rather obscure terms from ancient and medieval history and asks us what it means. And they also take various kings and various historical events, and they often ask us to arrange that in chronological order. So once we are familiar with this pattern of questions, we will be able to adapt our preparation to that accordingly. And to quote another example, when we look at the map based questions, we can see that they are often strongly linked to international affairs. Like for example, this year Afghanistan was in news a lot, and in this year's prelims there was actually a question which focuses on that, which asked us to identify the countries which are neighboring Afghanistan and something similar to that. And even in Africa, South Sudan and the civil war which is happening in South Sudan was in the news a lot, and there was a map question which was related to that. So whenever you are studying an international affairs topic, if you are aware of these PYQ trends, you will be able to adapt your preparation to that accordingly. You will be able to locate these regions in map, you will try to commit that to memory, and such tips and tricks will help you gain a few extra marks in prelims. Thirdly and most importantly, it's the last few months before prelims that will essentially determine your success or failure in prelims. So in those 90 days, make sure you have a proper plan. Have a 90-day plan which incorporates both current affairs as well as static subjects. For current affairs, you can either use your own notes, or you can depend on these various compilations, the monthly compilations, or even the yearly compilations like PT 365, which will be published in the months before prelims. So you can use that to do a thorough revision of current affairs, and also make sure that you are allocating adequate time for static revision too, because this is something which often gets neglected in that period. Because regardless of how good your static knowledge is, regardless of whether you have studied Spectrum or Lakshmikanth thoroughly in the earlier months, you have to revise those in the last 3 months to make sure that they are fresh in your memory, that you can easily recollect that in the prelims exam. So have a 90 days plan which includes all the 3 components. It includes a thorough current affairs revision, it includes a proper revision of the GS standard books or notes that you have prepared from them, and thirdly, it includes a lot of mock test and MCQ practice. As I have mentioned multiple times earlier, there is no substitute for practice. Regardless of how good your content is, making sure that you are well versed in MCQs, that even in questions you do not know properly, you can use your partial knowledge and your logical elimination skills to eliminate 2 or even 3 options and to arrive at the answer. That's a skill you have to cultivate on your own, and you have to specifically focus on that in these last 90 days. If you have properly framed a 90 days plan in the 3 months before prelims and executed it properly, if you have done enough mock tests to ensure that you can scientifically manage your time during prelims and you can reach 90 attempts and you can maintain a decent accuracy. It doesn't have to be an extreme accuracy. If you can maintain a decent accuracy, if you can get 60 out of those 90 questions correct, that's enough. So that's essentially the crux of my prelims strategy. I used to make a 90 days plan which incorporates current affairs, static topics as well as mock tests, and I used to follow it diligently. And I used to take the mock tests in a very serious manner and use those to improve my logical reasoning as well as my time management skills. And in the actual exam, I used to ensure that
I always attempted above 90 questions, and I did that in a scientific manner using a multi-round approach. In this video, we will be discussing what worked for me in mains. So mains has always been the Achilles heel for me, because that is what I have lost out on in all the 4 attempts that I had given, or at least the 3 attempts that I had given before this final and successful attempt. The mistakes that I have made for mains is that mostly I would focus my preparation towards prelims, and I would collect some information for prelims, and whatever notes that I had made for prelims, I would mostly use that for mains as well, which was not enough in the first place. And I was haphazardly preparing for mains throughout my previous years, and my optional has been zoology, and zoology has been one of the reasons why I couldn't at least prepare myself wholeheartedly or otherwise with full-fledged concentration for general studies in the initial attempts, because zoology had consumed a lot of my time and energy. But we will discuss about general studies in this particular video, and I will tell you what mistakes that I have committed and what mistakes you people must not commit in order to reduce your preparation time and the attempts, the number of attempts as well. So for general studies, it is important that you have content for all the topics that are mentioned in the syllabus. That is needless to say. Although it is needless to say, I have seen that lots of people don't have full-fledged notes for all the keywords which are mentioned in the syllabus. Please don't make that mistake. Either you prepare your notes from the classes that you have taken. I have seen so many people who don't have that. Please don't make that mistake. What I have done was mostly for art and culture, as I have mentioned in my prelims video, I have followed the notes of that only from Gazetteer on India, and for polity also I have written notes from Subhash Kashyap, and for ethics I followed D.K. Balaji sir's textbook, and in addition to that, I think for society and social justice also I have followed NCERT textbooks and also the current affairs. But in addition to all of these, I have downloaded Hrishikesh Reddy's notes. So he got rank 95 in the year 2019. So I have downloaded his notes. His notes are available for free on the net, and I have downloaded them, and I thought that they were incredibly useful across the general studies papers. I have made good use of Hrishikesh Reddy's notes across GS1, GS2 and GS3. Especially for GS4, I have followed D.K. Balaji sir's textbook along with my handwritten notes. And in addition to that, I have been a part of Forum IAS MGP program during the years 2020 and 2021, and I thought their program and their test series has been of extreme use, because that is where I have understood how to present an answer, what it means to be a rich answer full of simplicity. That is, I knew what kind of keywords I needed to use, where to stop, or how to begin, or what kind of value can be added to an answer. And in addition to that, I did follow Dipin sir's current affairs classes. I enrolled in his classes, and they are simply amazing, absolutely worth your money. And it is actually more than that, because sir has also taken great pain in collating the information from different sources, and I found them very useful. I enrolled for the mains current affairs classes, and I thought they were absolute gems. In addition to that, what I would like to say is, people do ask me if we should start answer writing before or after prelims. But if you have been preparing for good, if you're starting from your school days or your college days, then it is very natural, right, that you start your answer writing preparation after at least 1 year or after 6 months of your preparation. It's okay, you can aram se start your answer writing preparation and at least brainstorm about questions and make sure that you think about the general outline. And as far as previous year questions is concerned, I hope all of you are going through the previous year questions of mains, because that is what will give you an idea of what to do and what not to do. I purchased a previous year solved question paper book by Drishti Publications. I thought it was very good, and my own revision through all these years, and Forum IAS's MGP and Dipin sir's current affairs classes. So I think in my successful attempt, all of these have vastly contributed towards general studies 1, 2, 3 and 4.
And as far as essay is concerned, I would like to say that I have consistently scored in 130s in all my attempts, barring the last attempt. In 2021 attempt, I was able to score 127. But I think what worked for me in essays is the creative way of representation, because the floor is generally open during essays and you have time as well. You have 2 essays and you have 3 hours time, giving 1.5 hours time for each of the essays. So that way essay had been my natural strength in all these attempts and I was able to reap good benefit from that. And I would like to say that for essay I usually started it with a poem that I made out of my own learning and my own understanding. I generally did not borrow any quotes from any authors, and I generally did not, I was very poor at memorizing. So that way I generally wrote a poem which is very simple, just like how a child would write. Let's suppose a 9th class or an 8th class child would write about a topic. That's what I would do. I would start it with a good introduction and I would end it with a good conclusion, and I would use good subheadings as well. So it's mostly your subheadings which will catch the attention of the examiner. For example, if you talk about Vivekananda, Swami Vivekananda, then I would talk, or rather than writing Swami Vivekananda and his brilliance, I would write the dynamite from Dakshineshwar who took the world by storm. So that was the subheading I had used. And for philosophical essays, I would like to say that you don't have to actually specialize, but whatever that you think, you have to correlate it with your own heart. It has to resonate with your core beliefs, and it has to be contemporary. So if you can come up with that, I think it will be helpful. And for let's suppose even for the poems that I would start with, let's suppose if we take the example of women empowerment, then you can say, I find her working on the fields, I find her cradling her child, I find her nursing at a hospital, and I find her tailoring through the night. So it's like this, in the sense it's the organic flow of how you look at women or what you feel that women empowerment is. So that way I would mostly make up poems out of my own understanding and out of my own creative sense that I have. And for people who can use anecdotes, it is also very good. Whatever that you have studied today, you will be revising tomorrow, but whatever you have studied today, you should be able to revise it day after tomorrow as well. That is what I did actually. That way by the end of the week, the topic that I have studied on the first day, I would have revised at least 5 to 6 times. That way it sits in my brain. So that is a trick that I have used. I hope it helps, or if some people can use this trick, it is very, very helpful. And as far as data is concerned, how to memorize it, please understand that data should be to prove your point. It should be the logic behind your explanation. So have limited data for each and every topic, and have data and quote the source of the data as well. That will bring more authenticity. And the way to remember data is be emotional about it. Let's suppose you're talking about the number of poor people, you have to think about it emotionally. That is, India has at least 20% of people who are multidimensionally poor, or otherwise who are extremely poor. So that way you have to think it with emotional this thing. Let's suppose there are crimes which are happening against women, then for that also you have to see that there are so many rapes, or let's suppose there are X number of rapes that are happening in the country, or otherwise X number of women are being subjected to domestic violence. Then you have to add an emotional quotient to it, so that way you can retain it. How to prepare for the preliminary examination stage of civil services, what to do, what not to do, and what are the things you should focus. Why am I saying this? Because I have failed in the preliminary examination 5 times, and only in the very last attempt of mine I was able to clear the preliminary stage itself. So I could state all the what not to do in a preliminary examination from my own experiences, from my own mistakes, which I like others not to do, and which will ensure that you can clear the examination even before me, even in a very better position. So these are the things why I like to share about this particular approach with you. So the first mistake what I committed in my preliminary preparation was I had flooded myself with lots of resources, lots of books, lots of materials, lots of online videos, and I was preparing it on a quantitative basis. I was just reading one book, moving on to the next, moving on to the next, but I did not go back to the first book which I read
and revise it. And this was a terrible mistake which I committed, because once you start revising your books, you become an expert in that particular book. You gather your content on a qualitative basis. So because of this, I say that you have to narrow your resources, you have to narrow your books, you have to narrow your online resources, and try to read the examination from a qualitative perspective rather than quantitative. And the second most important lesson which I learned is that we have to analyze the previous year question papers of civil services. Why is this important? Because that gives a confined area, confined list of topics which you have to focus and which you need to concentrate a bit more in order to gain a better score. So how do we do this analysis is that pick up the past 5-year question papers of civil services and categorize the questions. Categorize it subject-wise, categorize it on basis of polity, economy, environment, international relations, history, current affairs. So you just categorize all the questions, and in that particular category of question also, again you try to focus or try to categorize into different topic areas. For example, in polity, you have the questions tend to get repeated from the fundamental rights, fundamental duties, DPSP chapter more often than any other chapter. So now you have a framework where the topics have been confined, where the number of questions seems to be confined, and now you will pick these areas and focus it again and again and revise it regularly. This ensures that these repeated areas are not the mistakes done. So you get a better score and you avoid silly mistakes in all these parts, and this will ensure that you get a very minimal base marks. And then next is that you have to take regularly the daily questions. So certain institutions do come up with their daily questions based on that particular day's current affairs, based on that particular static portion. For example, I did follow Insight's daily MCQs session. It's just a list of 5 questions which is being asked. You try to do the 5 questions, you end the quiz, you see the explanation and your score. So why do we need to do this practice? Because this gives your mind a template. You get used to doing the MCQs, and when you go and sit and write your preliminary examination, your mind should not feel that you're doing something new. So doing it on a regular fashion makes it a habit for the mind to view the MCQs, to pick the keywords, to pick some answers intuitively. So this is a process which has to be done daily, and you can do it. Many online free resources have been provided for this particular provision. And the next fourth important is that you should not be neglecting your CSAT paper. That is the general studies. You have general studies paper, you have CSAT paper. So this particular paper often gets neglected, or people tend to give very limited focus on this, because this is just a getting through into the examination kind of thing, qualifying in nature. So, but the CSAT more recently have become very difficult in nature, because the logical reasoning part, the chart-based questions are not concentrated much, and it's basically your aptitude and reading comprehension which gets concentrated. And for this, you need continuous practice. You have to do your mathematics on a regular fashion. You have to read RCs. So RCs basically you can get a hold when you start reading your editorial seriously. And once you start your editorial seriously, RC becomes a cakewalk. You'll be able to read the RC passage more quickly and try to figure out the answer in a better manner. So please don't neglect CSAT. And the next is that once you have done your base reading for the preliminary stage, you have covered all the basic books, all the covered standard books, and keeping abreast with the current affairs, you have to start taking a full-length preliminary mock test. So why do I suggest full-length mock test is that gives an insight to your strong area, that gives an insight to your weak area. So there are multiple subjects. So you can pick your strong subject area and you can also focus on a weak area. Once this is done, you can check your accuracy level in every subject. For example, in polity, if there are 15 questions asked and you answer all the 15 questions correctly, so your accuracy level is 100%.
So likewise, you have to see in which subject your accuracies are high, your accuracies are average, and try to do this for around 5 or 6 tests to come up with an average value of accuracy. Why this is required is that this gives an insight to you in the final day of preliminary examination, like how many questions to answer, which areas to focus, and which area to better avoid to avoid a negative marking. So this helps to come up with a strategy or approach to write a preliminary exam. And there are certain minute mistakes which people needs to avoid. One is that you are given 4 options in a preliminary question, and when people read the second option and try to see that matches with the question, they try to mark that as an answer, but then there are still third and fourth option available. Maybe the fourth option is more apt for the question. So you people in a rush to save the time just simply skip this particular reading practice. So instead of doing this mistake, read all the 4 options and pick the best apt one for the answer. And the next is that people do miss out words. So like not is asked in the question, incorrect answers is asked in the question. These are things which people often miss, and this becomes a silly mistake which people do, and I have done that also. So try to be careful, try to be vigilant and conscious about the question, and to avoid all these silly mistakes. And also next error which people do is that you are given an OMR which needs to be circled, and if you are not seeing the question number and marking a different answer, you end up coming with a negative answer. So marking OMR is again a skill which needs to be practiced without any mistake. And the fourth issue is that people try to take a blue pens for the examination when the exam clearly says that you have to take a black pen. And in that particular stressful environment, you try to borrow the pens from others, and that gets added to your psychological stress, and which might become baggage for not performing well in the examination. So do get prepared for the examination. Take the pens, take the admit cards, do visit the center. So these are things which might seem minute, but things better to be done and prepared for the examination. On the examination, what we have to do is that we should not get panicked while seeing the question paper, because everyone knows just 25 to 30 questions. So not just the topper, every candidate, be it a veteran, the 6th timer, or be it the first time attender, everyone knows just 25 to 30 questions. The rest 60 questions is in your hands. It's based on an intuitive knowledge. It's based on your accumulated knowledge. It's based on the experience which you have gained from your mock test. It's based on certain logical reasoning. So, and these are the areas which mock tends to help us cope up with, which helps us to do the rest 60 questions and come up with a pretty good answering method for 90 questions at the least. So this is one area which we have to be aware that everyone knows just 25 to 30 questions. So be confident and calm in approaching the question. सो मैं क्या करता था कि फॉर टेस्ट सीरीज़ आई यूज़ टू फॉलो 1 टेस्ट सीरीज़, और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप क्या कर सकते हैं, और आप पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हैं तो आप कोई ऐसी टेस्ट सीरीज़ दे दीजिए जिसमें सेक्शनल टेस्ट भी होते हैं और फुल टेस्ट भी होते हैं. सो इन माई इनिशियल अटेम्प्ट्स मैंने ऐसा भी टेस्ट सीरीज़ दी हैं जिनमें सेक्शनल टेस्ट पहले करता था. सो पहले मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ा करता था, फिर उसके टेस्ट कर लिया करता था, फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा करता था, फिर उसके सेक्शनल टेस्ट कर लिया करता था. बट आपने अगर 1-2 बार एग्ज़ाम दे रखा है तो आप सीधे फुल टेस्ट भी दे सकते हैं. और फुल टेस्ट देने के लिए क्या कीजिएगा कि एक ही कोचिंग के सारे टेस्ट मत दीजिएगा, डिफरेंट कोचिंग को ट्राई कीजिएगा ताकि आपके पास एक मिक्स ऑफ सॉर्ट ऑफ टेस्ट हो, तो आप अपने आप को अच्छा इवैल्यूएट कर पाएंगे. प्लस उसके साथ साथ में आप प्रैक्टिस के लिए यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी कर सकते हैं. दैट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ क्वेश्चंस. और वो आपको ये भी बताएंगे कि व्हाट शुड यू एक्सपेक्ट इन दोज क्वेश्चंस. उसके साथ साथ में जो तीसरी चीज़ फिर आती है वो करंट अफेयर्स होते हैं. अब करंट अफेयर्स में बहुत सारे सॉर्ट ऑफ मेथड है करंट अफेयर्स को कवर करने के. जो पहला मेथड हो गया कि आप प्रॉपर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, फिर उसके खुद के नोट्स बना रहे हैं. सेकंड मेथड हो गया कि आप न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं प्लस आप मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स पढ़ ले रहे हैं. और तीसरा मेथड ये हो गया कि आप न्यूज़पेपर पढ़ ही नहीं रहे हैं और सिर्फ मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन पे ही रिलाई कर रहे हैं. सो मैंने थर्ड ऑप्शन प्रेफर किया था क्योंकि मुझे लगा था कि
पेपर रोज़ पढ़ना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था, 1.5-2 घंटे का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा था। उसके साथ साथ में मैंने जब करंट अफेयर्स मैगज़ीन्स देखी पर मंथ वाली, तो मुझे लगा कि वो लोग काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली इश्यूज़ को कवर कर लेते हैं। सो मैंने यही किया था, मैंने न्यूज़पेपर्स को नहीं पढ़ा था करंट अफेयर्स करते टाइम, मैंने सीधे करंट अफेयर्स मैगज़ीन्स ही पढ़ी थी बस। और जो बाद में पीटी आते हैं, जो PT 365 आता है, उन सब से मैंने ट्राई किया था अपने करंट अफेयर्स को करने का। सो एक मैं वर्ड ऑफ कॉशन ज़रूर बोलना चाहूँगा, करंट अफेयर्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिएगा, ट्रीट इट एज अ सब्जेक्ट। मैं करंट अफेयर्स को एज अ सब्जेक्ट ट्रीट किया करता था। फॉर एग्जांपल, जितना मैं टाइम पॉलिटी, मॉडर्न इंडिया, इन सब सब्जेक्ट्स को दूंगा, उतना ही टाइम मैं करंट अफेयर्स को दिया करता था। और उसका रीज़न ये था कि करंट अफेयर्स में बहुत कुछ है कवर करने को, और इट्स वेरी ईजी टू गेट लॉस्ट इन करंट अफेयर्स। आप अगर वैसे कन्वेंशनल अप्रोच देखेंगे तो आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे, तो दैट टेक्स अराउंड 2 to 3 आवर्स ऑफ योर टाइम। ठीक है, तो वो सब करेंगे अगर आप, तो आपको बाकी चीज़ें पढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। अब 8 घंटे में से अगर आप 2 घंटे करंट अफेयर्स पे लगा देंगे तो वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और इतना वेटेज करंट अफेयर्स का है नहीं। प्लस जो क्वेश्चन जो UPSC में आ रहे हैं वो थोड़े से आजकल अनसर्टेन आ रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि आपके करंट अफेयर्स पढ़ने से वो कवर हो ही जाएंगे। सो इसलिए मैं बोलूँगा, बी कॉशियस इन करंट अफेयर्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिए एज अ सब्जेक्ट, उसको एज अ सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करिए। कुछ माइनर डिटेल्स ज़रूर प्री में याद रखिएगा कि कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं प्री के। फॉर एग्जांपल, मैप्स हो गए, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गए, वर्ल्ड मैप हो गया, इंडिया में भी कुछ जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती हैं, तो ये सब क्या है, लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, इन पे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो इनको आप क्या करते हैं कि मैं 15 दिन आखिरी में बचा लिया करता था, और फिर उसी 15 दिन में मैं वापस से एक बार रिवीजन किया करता था, और इन चीज़ों को उस टाइम पे भी रिवाइज़ कर लिया करता था। तो मान के चलिए, ये जो पूरी क्रैम करने वाली चीज़ है, रोट वाली चीज़ें हैं सारी की सारी, उनको लिए आप आखिरी में कुछ टाइम रखिए, और उस आखिरी वाले टाइम में आप इनको कवर करने की कोशिश कीजिए। और जो मेरी रिवीजन स्ट्रैटेजी जो रहा करती थी प्रीलिम्स के लिए, वो ये रहा करती थी कि मैं 3 बार रिवाइज़ कर लूँ प्रीलिम्स का कोर्स। सो अगर आपके फॉर एग्जांपल, और आखिरी रिवीजन में मैंने जैसा बताया, मैं 15 दिन के पहले किया करता था, उससे पहले वाला रिवीजन 1.5 मंथ से 2 मंथ्स, और उससे पहले वाला रिवीजन 2-3 मंथ्स। तो जैसा जितना आपके पास टाइम है उस हिसाब से आप ट्राई करिए कि 3 रिवीजन हो जाएँ। पहले ही अपना टाइम टेबल बना के रखिए, मान के रखिए कि जिस दिन प्रीलिम्स है उस दिन आपका आखिरी दिन है। अब उससे अगर आप अपने शेड्यूल को बना रहे हैं और आपको 3 बार रिवाइज़ करना है, तो आप किस तरीके से उस रिवीजन को और कितना कितना टाइम देंगे ईच सब्जेक्ट को, उस तरीके से आप एक अपना टाइम टेबल ज़रूर फॉर्मुलेट कर लीजिए। ठीक है, और छोटा सा कॉशन मैं देना चाहूँगा, जब भी आप अपना टाइम टेबल बना रहे हैं, सो कभी आप घंटे बाय घंटे का टाइम टेबल मत बनाइएगा, क्योंकि उससे क्या होता है, दैट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू फॉलो। तो जब भी आप टाइम टेबल बनाइएगा, तो आप ऐसे टाइम टेबल बनाइए, आप अपने आप को एक दिन में एक वर्क असाइन करिए, और ये ट्राई करिए कि वो वर्क प्रॉपर्ली हो जाए। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्या कर सकते हैं कि आप ये बोल सकते हैं कि मैं लक्ष्मीकांत का पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ूंगा, या फिर लक्ष्मीकांत का प्रेसिडेंट चैप्टर आज पढ़ूंगा, रादर देन ये कहने के बजाय कि मैं लक्ष्मीकांत पढ़ूंगा 8 से 9 बजे। तो उससे क्या होगा कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी दिन अगर आपने अपना जो डेजिग्नेटेड वर्क है उसको जल्दी कंप्लीट कर लिया, तो यू कैन हैव सम फन एज वेल, कुछ आप बाहर भी जा सकते हैं, कुछ कर भी सकते हैं। तो अपना आप टाइम टेबल को टाइम ओरिएंटेड रखने के बजाय वर्क ओरिएंटेड बनाइए कि भाई मुझे इतना काम करना है और मैं इतना कर लूँगा एक दिन में, तो मैंने इस तरीके से रखा है। सो वो क्या होता है, फॉलो करने में भी आसान होता है, और वो ज़्यादा इफ़िशिएंट भी होता है। और थर्डली, जब और टाइम टेबल बनाते टाइम आप एक चीज़ ये ज़रूर रखिएगा कि आप अपने आप को टाइम ज़रूर दीजिएगा। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप प्रीलिम्स का टाइम टेबल बना रहे हैं, तो उसमें आप संडे ऑफ रख सकते हैं, या फिर संडे में हाफ डे ऑफ रख सकते हैं। तो कुछ इस तरह का अपने आप को रिवॉर्ड करने का ज़रूर रखिएगा, क्योंकि अगर आप पूरे टाइम पढ़ते रहेंगे तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है, वो मेंटल हेल्थ भी बेकार हो जाती है, चीज़ों को बार बार पढ़ते रहना आसान नहीं है। सो आप ज़रूर कुछ इनिशियल स्टेजेस में आप 1 डे पर वीक दे दीजिएगा, बाद में आप कुछ उस तरह से कर लीजिएगा कि हाफ डे पर वीक या फिर फोर्टनाइट में 1 दिन दूंगा मैं। तो उस तरीके से आप थोड़ा सेन रहेंगे और प्रिपरेशन भी ईजी हो जाएगी। हाँ, लास्टली एक प्रीलिम्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि रिसेंट ईयर्स में हो चुकी है, वो है इंट्यूशन वाली चीज़। सो पहले क्या हुआ करता था कि पहले पेपर में जो क्वेश्चंस आया करते थे वो स्टैटिक्स आया करते थे, वो करंट अफेयर से भी आया करते थे, तो सिंपल आया करते थे। पर अब वो वाला एरा नहीं रहा। अब क्वेश्चंस बहुत ही अनसर्टेन और रैंडम आ रहे हैं, और वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जा रहा है कि अपनी नॉर्मल कन्वेंशनल पढ़ाई से उनको अटेम्प्ट करना। बट आई स्टिल, जो कि जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड किया था वो था कि जो मैंने धीमे धीमे इंट्यूशन और अपना एलिमिनेशन टेक्निक्स को डेवलप किया ओवर द कोर्स ऑफ ईयर्स। सो वो चीज़ें
आप भी डेवलप कर सकते हैं। और उसके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि जब भी आप टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं और जब भी आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल होता क्या है कि आप मेजॉरिटी ऑफ द टेस्ट सीरीज जब भी करेंगे, सो आप 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं पर आप 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करते हैं। तो यूजुअली जो 20 क्वेश्चंस है आपको उसमें कुछ नहीं पता होता, इसलिए आप छोड़ देते हैं। बट मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी कि मैं आई ट्राई टू अटेम्प्ट दोज 20 क्वेश्चंस एज वेल। ऑल्सो मैं हमेशा मेन पेपर में भी मैक्सिमम क्वेश्चंस करने का सोचा करता था। सो फॉर एग्जांपल मैंने इस साल शायद 95-96 क्वेश्चन किए थे, उससे पहले 97 किए होंगे, 2019 में भी कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस किए थे, क्योंकि मेरा हमेशा ये रहता था कि नो मैटर मैं कितने क्वेश्चंस करूँ, मेरे 30 क्वेश्चन तो गलत हो ही जाते थे। सो इसीलिए मेरे को हमेशा अपना नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स को 90 के ऊपर रखना था, क्योंकि अगर मैं 90 के ऊपर करूँगा देन आई विल गेट क्लोज टू 60 राइट, 30 गलत होंगे तो भी मेरा स्कोर 100 के आसपास रहेगा। और 100 का स्कोर इज़ अ वेरी सेफ स्कोर इन रीसेंट ईयर्स और जो प्रीलिम्स हुआ करते थे। तो इसलिए आई वुड अर्ज यू टू अटेम्प्ट मोर। और आप ज़्यादा कैसे अटेम्प्ट कर पाएंगे, जो मैंने इंट्यूशन वाली चीज़ बताई, अगर आप उस पर वर्क करेंगे और आपका इंट्यूशन डेवलप हो जाएगा तो आप कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लेंगे और उससे आप ज़्यादा अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे और वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। लास्टली कुछ छोटी मोटी जो टिडबिट्स होती हैं प्रीलिम्स के लिए, कोई बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक 0.7 mm का पेन इस्तेमाल किया करता था 0.5 mm के अलावा, क्योंकि उससे वो बहुत जल्दी आपका वो बबल भरने में हेल्प कर देगा। दूसरी एक छोटी सी चीज़ हो गई कि आप क्वेश्चन करने के साथ बबल मत भरिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप क्या कर सकते हैं कि एक बार क्वेश्चन कर लीजिए, 50-60 क्वेश्चन कर लीजिए, 1 घंटे के बाद आप क्वेश्चंस को फिर बबल्स को फिल कर सकते हैं। सो ऑन एन एवरेज आपको 10 मिनट चाहिए होते हैं बबल्स फिल करने के लिए, तो आपको 10 मिनट यूजुअली आप पहले 60-75 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए और उसके बाद फिर उसको 7 भर दीजिए, तो उससे आपको थोड़ा बहुत टाइम बच जाएगा। थोड़ा बहुत टाइम आपका 0.7 mm वाला जो पेन है उसको यूज़ करने से बच जाएगा। और मेक श्योर जब भी आप भर रहे हैं तो उसको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन भरिएगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा कि फर्स्ट क्वेश्चन है तो ऐसे बोल के देखिएगा कि फर्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर ये है, सेकंड क्वेश्चन इसका आंसर ये है, तो उससे आप OMR भरते टाइम गलती नहीं करेंगे। और ऐसा नहीं होगा कि आपने एक क्वेश्चन गलत मार्क कर दिया तो फिर आप सारे आगे क्वेश्चन गलत मार्क करते जा रहे हैं। तो उसको ज़रूर इंश्योर करिएगा कि कुछ इस तरह की चीज़ें ना हो। तीसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट होती है कि जो भी मैंने बताया, जो मैप्स वाली एक्सरसाइज होती है वो आप प्रॉपर किसी मैप पे ही प्रैक्टिस करिए, क्योंकि हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में लोकेशनल रेफरेंसेस सेव हो जाते हैं। तो अगर आप मैप पे प्रैक्टिस करेंगे उन सब प्लेसेस को, तो उससे क्या होगा कि इट विल बी मच ईजियर टू रिकॉल इन दोज आस्पेक्ट्स। और लास्टली अगर आपको PT 365 वगैरह वाली जो जो फाइनल कंपाइलेशंस आती है वो बहुत बल्कि लग रही है, सो आप थोड़े छोटे नोट्स भी बना सकते हैं प्रीलिम्स के। जैसे मैं नोट्स बना लिया करता था, अपने टेस्ट सीरीज़ मैंने दी। अगर इफ़ आई फाइंड सम क्वेश्चन जो कि मुझे लगता है कि आगे मेरे काम आ सकता है, या फिर कोई फैक्ट ऐसा है कि जो कि बार बार इस्तेमाल हो सकता है, दैट कैन हेल्प मी, सो मैं उनको एक सेपरेटली एक नोट्स में लिख लिया करता था। तो मैंने प्रीलिम्स में कोई सब्जेक्ट वाइज नोट्स नहीं बनाए थे, मैंने प्रीलिम्स में बस ऐसे कंपाइलेशन बनाया था नोट्स का, जिसमें कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जो मेरे को नहीं आता, कोई कंटेंट ऐसा है जो मेरे को नहीं आता, तो मैं उनको बस लिख लिया करता था। सो होगा क्या कि PT 365 के भी आप उसी तरीके से नोट्स बना सकते हैं। उसमें जस्ट आप मेंशन कर दीजिए आपको कोई फैक्ट है जो आपको लग रहा है कि आपको याद नहीं होगा, तो आपने उसको नोट्स में लिख लिया और एग्ज़ाम के पहले जस्ट आप वो कर लीजिएगा। सो प्रीलिम्स में आई थिंक मैंने मोस्टली जो भी था वो कवर कर ही लिया है। बाकी इसके अलावा तो बहुत ही अनसर्टेन है एग्ज़ाम, और वो बहुत ज़्यादा उस डे पे डिपेंड करता है। सो अपना प्रॉपर स्लीप रखिएगा प्रीलिम्स देने से पहले, मूड अच्छा रखिएगा, कुछ थोड़ा बहुत खा के जाइएगा, और थोड़ा टेस्ट सेंटर जल्दी पहुंच जाइएगा, क्योंकि प्रीलिम्स में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। क्योंकि वहाँ पे आप गेसिंग कर रहे हैं, और गेसिंग में इफ़ योर माइंड इज़ नॉट राइट तो बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ों को करना। सो इंश्योर करिएगा कि आप हेल्दी रहें उस दिन रहें, और साथ साथ में आप अच्छे से स्लीप लेके बिल्कुल अपने 100% पे रहें। सो प्रीलिम्स के लिए इतना ही करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना, बहुत ज़्यादा कंटेंट पढ़ना नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ बहुत वैसी बुक्स हैं, यूज़लेस बुक्स हैं, उनको लेके पढ़ते रहते हैं, तो उस तरह की चीज़ आप प्रीलिम्स में मत करिएगा। आप सब कुछ कवर नहीं कर सकते हैं, तो मान के चलिए कि भाई आप 50-60 क्वेश्चंस ही जानते होंगे, 30-40 क्वेश्चंस में आपको अपना एलिमिनेशन ही करना है। और अगर आप कुछ इस तरह का कुछ सोच रहे हैं कि मैं 100% क्वेश्चंस मेरे को आए एग्ज़ाम से पहले, या फिर कुछ ऐसा कोई मुझे रिसोर्स मिल जाए जिसमें सब कुछ हो, तो वो कभी होगा नहीं, और ना आप उसको ढंग से रिवाइज़ कर पाएंगे और ना ही आप प्रॉपर्ली उसको कंप्लीट कर पाएंगे। सो मेक श्योर कि आपने सोर्सेज को बहुत लिमिटेड रखिए, उसको बार बार रिवाइज़ करिए, थोड़ा ज़्यादा टाइम प्रैक्टिस पे स्पेंड करिए, जो मैंने बताया इंट्यूशन बिल्डिंग पे, एलिमिनेशन पे स्पेंड करिए, और आप प्रीलिम्स ईजिली निकाल पाएंगे।
So this would be my suggestion and I hope for the best in your future. और बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, हो जाता है, इतना कोई इशू नहीं आएगा.